23 अगस्त 2020 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम खड्डों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो डेफिनेटली हुआ है, खास करके साइंस और ऐसी फील्ड में, लेकिन और चीज़ करने की और ज़्यादा मेहनत करने की इस दिशा में हमें ज़रूर है। हमारा देश 75 इयर्स का तो हो गया, लेकिन हमारे देश की हेल्थ जो है, हेल्थ और हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। विल टॉक अबाउट इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फैक्टरिंग इन द रिस्क, ये फ्लड्स और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। द फिफ्थ वन इज़ अबाउट अ फार्म प्रोटेस्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉट होल्स के बारे में, यानी कि रास्तों पर जो खड्डे होते हैं इनको कहते हैं पॉट होल्स। एक बहुत ही दुखद भरी कहानी है। एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति जिनका नाम है दादाराव भिलोरे, मुंबई के रहवासी हैं। पता है, जब दादाराव के बेटे का एक्सीडेंट की वजह से निधन हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोने की बजाय ये तय किया कि वो जितने हो सके उतने खड्डों को खुद अपने हाथों से भरेंगे, ताकि किसी और परिवार को अपने बच्चों का शव जो है वो उठाना ना पड़े। इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग, इज़न्ट इट? कितनी दुख की बात है कि हमारे देश में खड्डों की वजह से हर साल हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है। केरला हाईकोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है। केरला हाईकोर्ट की बेंच ने ये बताया है कि अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं खड्डों की वजह से, तो दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज मैन मेड डिज़ास्टर। किसी ना किसी व्यक्ति की तो यहाँ पर गलती है ही, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ है। सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि हमारे देश में हर साल खड्डों की वजह से 2300 लोगों की मृत्यु होती है। इतने लोगों की मृत्यु तो टेररिस्ट अटैक से भी नहीं होती। हमें टेररिज्म से काफ़ी डर लगता है, राइट? टेररिज्म को लेकर काफ़ी डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, कम्युनिटी के बीच में भी दरारें होती है, लेकिन क्या कोई रास्तों पर दरारें हैं, रास्तों पर जो खड्डे हैं उनको भरने के बारे में सोच रहा है? द आंसर इज़ नो। ये गवर्नमेंट का डेटा है। 2016 से लेकर 2020 तक हर साल हमारे देश में 2300 लोगों की मृत्यु हो रही है। 10,000 जितने लोगों की मृत्यु लगभग हो गई इन 4-5 सालों के अंदर, बिकॉज ऑफ जस्ट पॉट होल्स। केरला हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर खड्डों की वजह से किसी व्यक्ति की फ्यूचर में मृत्यु होती है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो स्टैंड केरला हाई कोर्ट ने लिया है ना, ये हमारे देश के सारे जिलों पर भी ऐसा ही स्टैंड जो है वो कोर्ट्स को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। सरकार तो नहीं, लेकिन आई वुड से कोर्ट्स को ही ये स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सिस्टम निकाली हैं, मोबाइल ऐप्स निकाले हैं कि अगर पोटहोल हैं, डैमेज्ड पोर्शन है रोड का, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो सेंड कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसे तो लाखों करोड़ों फ़ोटोज़ जो हैं वो ऐसे ही पड़े होंगे। मीन्स मैं अगर एक हाईवे की बात करूं तो मीन्स ऐसी कहानी तो बहुत सारे हाईवेज़ की हैं, बट आई विल टेल यू वन कहानी ऑफ दिस हाईवे जो मैं अक्सर ट्रैवल करते रहता हूँ। होम टाउन जाने के लिए वही हाईवे मुझे लेना पड़ता है। वहाँ पर बीच में टोल भी आता है, टोल टैक्स। तो हम टोल टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन टोल टैक्स से, राजकोट सिटी से टोल टैक्स तक का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो खड्डों से भरा हुआ है। आप 20-30 की स्पीड से ज़्यादा, 40 मैक्स, उससे ऊपर अगर आपकी कार जाएगी भी तो भी आपको विद इन फ्यू सेकंड्स ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक भी इतना है और खड्डे भी इतने हैं। तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को इसके बारे में नहीं पता? पता है उनको इसके बारे में, राइट? लेकिन फिर भी टोल कलेक्शन में पीछे नहीं हटेंगे, राइट? पैसे आपसे पूरे लेंगे, फैसिलिटी आपको ना के बराबर दे रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए जाते हैं रोड के, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपको इतने टाइम तक मेंटेनेंस करना है। डू यू नो कि टोल टैक्स वाला जो रास्ता होता है, अगर आपकी कार में पंचर भी हो जाए तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपकी कार को टो करके किसी पंचर वाले की दुकान तक ले जाए। लेकिन क्या हम ये सारी बातें जानते हैं? और
अगर आप कॉल भी करेंगे तो क्या उनके पास दिन में कितने सारे पंचेस होते होंगे, कितनी सारी कार ब्रेकडाउन होती होगी, तो क्या सारी की सारी कार को ये रेस्क्यू कर पाएंगे? नो, एक ही दिखाने के लिए वो ऐसे लॉरी या फिर टोइंग ट्रक रखते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही चलता रहता है और पैसे बचाते हैं। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, उनका फ़ायदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पोटहोल्स जो हैं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए उन ऑफिशियल्स पर, उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर जिन्होंने इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, जिन्होंने इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने के बाद जो रोड तैयार है, उन रोड्स पर फाइनल सिग्नेचर करने वाले ऑफिशियल्स को भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर ठहराना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी चल रही है, उनका प्रॉफिट चल रहा है, उनकी जो ऊपर की मलाई है वो सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। लेकिन कितने सारे लोग जो हैं वो हर साल मर जाते हैं, कितने सारे परिवार जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। ना तो कोई पोर्टहोल्स के ऊपर वार्निंग साइंस रखी हुई होती हैं, 2-2 फुट के गड्ढे, राइट, 1 फुट 2 फुट के गड्ढे, अगर उस पर आपकी कार चलेगी, कितनी भी अच्छी एसयूवी क्यों ना हो, राइट, उसमें बहुत बड़ा डैमेज होगा और मेंटेनेंस और सारी चीज़ें आपको अपने जेब से ही देनी पड़ेगी। कसूर किसी और का है, डैमेज आपका हो रहा है। ये सिचुएशन है हमारे देश में। स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, गुड क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करें। यूएसए, यूके जैसे देशों में जहाँ पर हर रोज़ बारिश होती है, तो वहाँ पर रोड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमारे देश में तो सिर्फ सीजनल बारिश होती है, तो हम ऐसे रोड्स क्यों नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स वी कैन मेक इट, लेकिन इसके लिए करप्शन और पूरी सिस्टम को आपको जो है ना वो रिबूट करना पड़ेगा। दैट इज़ द राइट वर्ड। सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। रोड्स जो हैं उसको सिर्फ ऐसा नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, टाइम आपका सेव होगा, एनर्जी जितनी कम यूज़ होगी, यानी कि फ्यूल की जितना कम यूज़ होगा तो उतनी ज़्यादा आपकी माइलेज मिलेगी, उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा। ये भी देखना चाहिए ना। समय बचेगा, मैन पावर बचेगा, ह्यूमन कैपिटल का मैन पावर बचेगा, तो कितने सारे प्रोडक्टिव काम जो हैं वो हमारे देश के लोग कर पाएंगे और कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाइना में 500 किलोमीटर तय करने के लिए, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल फिगर्स, के 500 किलोमीटर्स तय करने के लिए अगर लेट्स से 15 घंटे लगते हैं, तो यही 500 किलोमीटर्स तय करने के लिए हमारे देश में ट्रक्स को, राइट, 25 घंटे या फिर 30 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनका एडवांटेज है, वो सामान फटाफट हमसे ज़्यादा स्पीडीली सामान जो है वो कार्गो पोर्ट्स तक पहुँचा पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं, तो ऐसे ही डेवलप नहीं होगा देश। ये सारी चीज़ों पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, उन्हीं चीज़ों को, ये पोर्टहोल्स आपको शायद बहुत छोटी चीज़ लगे, लेकिन उन परिवारों को पूछिए जिनके रिश्तेदार जो हैं वो पोर्टहोल्स की वजह से मर चुके हैं, उनको पूछिए। कितने सारे लोग हैं जिनको कितने सीवियर बैक एक्स हमेशा के लिए हो जाते हैं जब उनका मोटरसाइकिल या फिर कार जो है वो अचानक से पोर्टहोल पर से चलता है, तो उनका पूरा जीवन जो है डिसेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अवेयरनेस जो है वो ना के बराबर है, इसलिए हम इसको सीरियसली नहीं लेते। जस्ट इमेजिन कि टेररिस्ट से ज़्यादा ख़तरनाक पोर्टहोल्स हैं, तो टेररिस्ट के लिए हम करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन पोर्टहोल्स के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है हमारे देश की। अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हमारे देश में साइंस में अपना करियर बनाने के बारे में सपना देखने वाली महिलाओं के पास पहले बहुत कम रोल मॉडल्स हुआ करती थी। टेसी थॉमस, सोमिया स्वामीनाथन, गगनदीप कांग, एन कलाई सेल्वी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और कुछ और महिलाएं। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, विच इज़ गुड। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का एक आंकड़ा सामने आया है और यह रिपोर्ट यह कहता है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में पिछले 2 दशकों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। 2015 में परसेंटेज था 13.9, 2018 में ये हो गया है 18.7। वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन रिसर्चर्स। अच्छी बात है, धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ रहा है। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में तो महिलाओं का प्रेजेंस ज़्यादा था ही, लेकिन अब साइंस की फील्ड में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छा होता जा रहा है। हेल्थ साइंसेस में 24.5%, नेचुरल साइंसेस में 22.5%, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 14.5%। ये सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं ना,
ये सारे के सारे क्षेत्र मैन वाले क्षेत्र थे, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पुरुष ही काम करते थे, पुरुष प्रधान सिस्टम थी। लेकिन अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। और देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DRDO, ISRO, इसरो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी की रिसर्च और लीडरशिप की पोजीशंस पर अब महिलाएं हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, सक्सेसफुल महिलाएं जो हैं, उन्होंने इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, बेग पार्डन, इंडिविजुअल एंटरप्राइज, यानी कि खुद की मेहनत से वो वहाँ पर पहुँची हैं। बहुत सारी महिलाओं को सरकार का भी सपोर्ट मिला। जेंडर डाइवर्सिटी पर जो सरकार ने एक जोर दिया है, ग्रांट्स दी जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने की पॉलिसी सरकार ने बनाई है, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी की जॉब्स पर या फिर प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट हुई है तो दैट वाज विमेन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020 जो हैं, तो इसने अब टारगेट रखा है कि हमारे जो पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर 2030 तक 30% महिलाएं होंगी। सरकार ने एक और चीज़ निकाली है, गति। ये जो गति ग्रेडिंग सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशंस को महिलाओं का एम्पावरमेंट कितना है, एनरोलमेंट कितना है, लीडरशिप पोजीशंस पर महिलाएं कैसी है, उनके आधार पर गति जो है वो ग्रेड करेगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। ओवरऑल देखा जाए तो 2018 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 149 देशों में भारत का रैंक 108 है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 ये कहता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन डॉक्टरल लेवल पर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज धीरे धीरे कम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग एंड अदर सच थिंग्स। और एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है, डबल काम करना पड़ता है। आप ऑफिस में भी काम करेंगे, ऑफिस के बाद घर जाएंगे तो हाउस कीपिंग और ये सारी चीज़ों का भी काम जो है, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज भी महिलाओं पर ज़्यादा है। बहुत सारे पुरुष हैं जो अपनी जो वाइफ हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहानी घर घर की जो है वो तो अभी भी उतनी पुरानी ही है। तो अच्छी नीतियाँ, अच्छे रोल मॉडल्स, अच्छे कल्चरल सपोर्ट और फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि अलग महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो, राइट, मैटरनिटी की छुट्टी हो, तो ऐसे सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये जो पोटेंशियल है हमारे देश का, महिलाओं का जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल्स हैं, इनको हम अनलॉक कर पाएंगे और देश की तरक्की उतनी ही ज़्यादा स्पीडीली होगी। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। दोस्तों, देश की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, अभी हमने इसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन हमारे देश की हेल्थ को देखा जाए तो इसका पिक्चर इतना अच्छा नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज़ तो होते ही रहते हैं और इनकी भी सीज़न होती है, कई बार ऐसे पेंडेमिक भी हो जाते हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जैसे कि अस्थमा, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये अब हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ये एक चिंता का विषय है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक आप देखेंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर में काम करने वाले लोग और मटेरियल रिसोर्सेज कभी भी हमारे पास पर्याप्त नहीं रहे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, यस वी नीड मोर डॉक्टर्स, यस वी नीड मोर नर्सेज, यस वी नीड मोर हॉस्पिटल्स, यस वी नीड मोर क्लिनिक्स, यस वी नीड मोर वेलनेस सेंटर्स। लेकिन कितना भी आप कर लें, जितना हो सकता है करना ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। इट्स नॉट नेगेटिविटी, इट्स पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म से ही बात हो रही है। जितनी हॉस्पिटल्स, जितनी सारी चीज़ें हो सके कीजिए, करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ सप्लाई से कुछ नहीं होगा। आप, हॉस्पिटल इज़ लाइक सप्लाई, वी हैव टू रिड्यूस द डिमांड, दिस इज़ द की। ये एक पॉइंट आप समझ लेंगे, आप बाजी जीत जाएंगे, देश जीत जाएगा। और इंटरव्यू में भी अगर आपको पूछा जाए देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड। मेंस एग्जामिनेशन में भी आंसर लिखने में आप कह सकते हैं कि अगर हम डिमांड को रिड्यूस करें, प्रिवेंटिव अप्रोच रादर देन क्यूरेटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव यानी कि अगर मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छी सांस ले रहा हूं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो मुझे हॉस्पिटल्स जाने की कम ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हॉस्पिटल अगर बीमारी आई तो जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि हमें कम से कम जाना पड़े। यू नो व्हाट आई मीन। तो
reduce the demand. This is the key for our country. अब दुनिया भर में 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी एज 75 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है. ये हेल्थी है, हेल्थी नहीं है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या खाना खाते हैं, कैसे मूव करते हैं और कैसे ब्रीथ करते हैं, ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कि उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो कैसी है. हमारे देश में चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, ये सारे ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी बाय 2030. 10 करोड़, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इन शहरों में रहेंगे. और बहुत सारे ऐसे हमारे देश हैं जिनमें आज 40-40 लाख, 50 लाख लोग जो हैं वो रह रहे हैं. अगेन, कितने भी सिटीज़ बड़े कर लो, कितने भी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स खोल लो, सप्लाई और डिमांड में हमेशा मिसमैच रहेगा. और आज हमारी एयर की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मटेरियल, किचन फायर्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, व्हीकुलर एमिशन, कंस्ट्रक्शन, बर्निंग कोल, ये सारी चीज़ों का जो धुआं है वो हमारी एयर में मिक्स हो चुका है. और बहुत सारी चीज़ें तो 2.5 माइक्रोन्स की है, यानी कि हमारी जो नोज़ की ब्रीदिंग सिस्टम है, राइट, उसमें जो फिल्टर्स होते हैं, नेचुरल फिल्टर्स, उसको ईजिली ये 2.5 माइक्रोन्स की साइज़ वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये बाईपास कर जाते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में घुस जाते हैं, हमारे लंग्स में घुस जाते हैं और परमानेंट हार्ट और लंग के डिजीज़ हमें देते हैं. 2007 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे देश में 50% जितने, खास करके दिल्ली में 50% जितने लोग जो हैं ये ओबीज़ हैं, उनका वेट जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हैं. और ओबेसिटी की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सोने में परेशानियाँ, इसके साथ दूसरे फिज़िकल और मेंटल चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग. खाने पीने की आदत हमारी ऐसी हो चुकी है और लंबे समय तक बैठे रहना मीन्स आई एम एन एग्ज़ाम्पल. पिछले कई सालों से जब जॉब कर रहा था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो आई यूज्ड टू सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग आवर्स ऑन चेयर, तो उससे वेट भी बढ़ गया. आई वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट इन आवर ग्रुप, लेकिन बैठे बैठे वेट भी बढ़ने लगा. एक्सरसाइज का शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ वर्क. और जो बैक प्रॉब्लम मुझे हुआ था ना, तो डॉक्टर ने ये बताया दिस इज़ नॉट बिकॉज के आपके बोन्स वीक है, दिस इज़ बिकॉज कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बराबर नहीं है पिछले कई सालों से. वेट ऐड हो गया और दूसरी चीज़ ये हो गई कि यू आर सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स. तो देखिए, ये चीज़ें होती है. इतना जानने के बावजूद भी हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती है. लेकिन ऑफ कोर्स अब थोड़ी मैं गलती रिपीट करूँगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि ओबेसिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट डिजीज़ और ये चीज़ है. कई लोगों को बैक पेन होगा, कई लोगों को इंडाइजेशन की बीमारी होती है, कई लोगों को पाइल्स और फिशेस और इस प्रकार की बीमारियां भी होने लगती है बिकॉज ऑफ ओवरवेट. प्रोसेस फूड इज़ द वर्स्ट थिंग. ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो आज अमेरिका में भी ये चीज़ जा रही है. हमारे यहाँ पर तो यही कॉन्सेप्ट था कि हम फ्रेश खाना खाते थे, लेकिन फिर सारी चीज़ें पैकेट्स में आने लगी और ये जो प्राइम ड्राइवर्स हैं इल हेल्थ के, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड्स. जितने ज़्यादा आप पैकेट फूड्स खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ बिगड़ेगी. भले ही वो आप लेज़ की वेफर्स खाएं या फिर किसी और बड़ी कंपनी की खाएं, इट विल डैमेज योर हेल्थ. ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल. What we eat, what we breathe and how we move are likely the prime drivers of our health या फिर ill health. तो वेल बींग के लिए क्या करना है? सिर्फ हेल्थी खाना है? नो, सिर्फ एक चीज़ से थोड़ी होगा. अर्बन प्लानिंग भी उतना ज़रूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, सब्सिडाइजिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थी फूड्स, ये सारी चीज़ें होलिस्टिक लेवल पर हमें देखना पड़ेगा. 1952 में लंदन में ग्रेट स्मॉग हुआ, 4000 जितने लोगों की मृत्यु हो गई. फिर क्लीन एयर एक्ट पास किया गया और आज लंदन देखिए कितना खूबसूरत सिटी है. तो रीज़न इज़ कि वहाँ पर ये सारी चीज़ों को हटाया गया. जो कोल फायर्स थे उसको रिप्लेस करके गैस फायर्स किए गए ताकि घरों में जो हीटर्स हैं वो गैस से चले, ना कि कोल से. आज आपको लंदन के घरों में ये कोल फायर ना के बराबर देखने में होंगे ही नहीं. ज़्यादातर गैस फायर्स ही वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. वाइडर फुटपाथ्स, मोर ट्रेन्स एंड बसेस, बाइसिकल लेन्स, बाइक शेयर्स, ये सारी चीज़ों की वजह से न्यूयॉर्क जो है वो और ज़्यादा नेविगेबल हो गया. शुगर, सोडा, इन सारी चीज़ों पर डेनमार्क ने अब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है. यूरोप की ग्रोसरी चेन्स में भी यही सिचुएशन और यूएसए भी
ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको रिप्लेस करके फ्रेश फूड को प्रमोट कर रहा है। तो सिर्फ स्टेट से कुछ नहीं होगा, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, लॉ एनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और वे सारे डेवलपमेंट के काम जो हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हैं, उनको हमें डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा बदतर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लड्स के बारे में। मॉनसून रेनफॉल जो है इस बार 8% ज़्यादा रहा है। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे रीजन्स में फ्लड्स हुए। और हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में करंट अफेयर्स में भी बात की थी। मॉनसून जो होती है, मॉनसून की सीज़न, तो ये 4 महीनों के अंदर हमारे देश में 75% जितना रेनफॉल जो है वो हो जाता है और लगभग पूरे देश को ये कवर कर लेता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो 25 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ सडन रेनफॉल। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रोड्स जो हैं ये ख़राब हो गए, टूट गए, ब्रिजेस जो हैं वो टूट गए, बहुत सारे व्हीकल्स का भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 21 लोग मर गए और 12 लोग इंजर्ड हुए। आज भी 6 लोग जो हैं वो लापता है। लेट्स प्रे फॉर ऑल दीज फैमिलीज़ एंड ऑल दिस पीपल। इतना ही नहीं, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ख़राब हो जाती हैं, प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं लोगों की ये बर्बाद हो जाती हैं, फिर जो कैटल्स हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी हो जाती हैं, तो लोगों की जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने कहा है कि वैसे भी ये जो माउंटेन रीजन है ये काफ़ी वल्नरेबल है टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, और डेवलपमेंट के काम जो हैं वो होते रहते हैं और इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ता जा रहा है। रेनफॉल की सीजन्स भी काफ़ी चेंज हो गई है, हमने कई बार इसके बारे में बात की। बहुत सारे साइक्लोन्स, ड्राउट्स और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। सरकार ने कुछ नई स्ट्रेटजीज अप्लाई की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिनों की, वीक की और 3 घंटों की वेदर फोरकास्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन प्रिपेयर करने के लिए उतनी सारी कैपेसिटी नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो ये भी इश्यू है। और साइक्लोन्स की बात करें तो इसमें हमें अर्ली वार्निंग का काफ़ी सक्सेस मिला है, लेकिन फ्लड में आज भी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिला है। तो वी हैव टू बी मीन्स वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग कि ये नुकसान जो हर साल हो रहा है, दिस इज़ टू मच हर साल। और हर बहुत सारी जगहों से इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिल रही है। जो डेवलपमेंट है ना, इट शुड बी सस्टेनेबल। ये अगर हम नहीं सीखेंगे तो ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। अब बात करते हैं फार्म प्रोटेस्ट के बारे में। क्या दिल्ली में फिर से फार्म प्रोटेस्ट होगा? संयुक्त किसान मोर्चा जो हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने ये कहा है कि 75 आवर्स का लखीमपुर खैरी जो उत्तर प्रदेश में है, तो थर्सडे से वो धरना करेंगे। और उनकी वैसे तो डिमांड्स हैं कुछ, लेकिन 2 प्राइम डिमांड्स ये हैं। एक ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय कुमार होम, राइट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आई थिंक उनको होम में से निकाल दिया, बट आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे वो अजय कुमार मिश्रा जो हैं ये लखीमपुर खैरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके बेटे जो हैं आशीष, तो 3 अक्टूबर 2021 को जो हादसा हुआ था, तो इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 4 किसान थे, एक जर्नलिस्ट था, तो उसमें वो इन्वॉल्व हैं ऐसा कहा जाता है। तो उनको ये मिनिस्टर जो हैं अजय कुमार मिश्रा, इनको हटाया जाए। नंबर 2 कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी एक गारंटी दी जाए। एसएम के जो हैं वो अब ये प्लान करा है कि जंतर मंतर में वो प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस जो है उसने सिक्योरिटी को बीफ्ड अप कर दिया है। और SKM जो है उन्होंने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो MSP पर कमेटी बनाई थी, तो उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ये धरने जो हुए तो उनकी वजह से उनका जीवन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और ये जो फार्म लॉज आए काफ़ी अच्छे थे। फॉर एग्जांपल एसेंशियल्स कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट जो हैं, तो इसमें जो स्टॉक लिमिट थी, मूवमेंट के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ये सारी चीज़ें हटाने की बात जो है वो इन फार्म लॉज में हमें देखने को मिल रही थी।
सिर्फ वॉर और फेमाइन की सिचुएशन, भूखमरी अगर है या फिर युद्ध है, तभी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वरना रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ये तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी। लेकिन इस प्रकार के मूव्स को एंटी फार्मर बताया गया और कहा गया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को इससे फ़ायदा होगा, किसानों का शोषण होगा, ये वो एक्सेट्रा। और मीडिया में भी काफ़ी सेंटिमेंटलिज्म, यानी कि किसानों को अन्नदाता के साथ जोड़ा गया और ये शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि अन्नदाता का शोषण हो रहा है, ये वो एक्सेट्रा। तो ऐसा काफ़ी अपने अपने रोटियां जो हैं वो सीख ली काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने भी। सरकार की सबसे बड़ी गलती, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन ही नहीं हो रही है, दैट इज, बिल तो अच्छा था, लॉज जो फार्म लॉज में जो चेंजेस सरकार लेकर आई वो भी काफ़ी अच्छे थे, प्रो किसान थे। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि सरकार ने इन बिल्स पर, इन चीज़ों पर, इन नए लॉज पर डिस्कशन ही नहीं की। 8-9 मिनट की डिस्कशन हुई थी एंड दैट्स इट। ऐसे इम्पोर्टेंट बिल पर अगर एक हफ्ते तक पार्लियामेंट में डिस्कशन होती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हंसी खुशी किसान जो हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन डिस्कशन नहीं हुई, दैट इज़ द बिगेस्ट। दिस इंडिकेट्स कि अगर लॉ अच्छा लेकर आए और आप इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, तो भी इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और आप देखिए कितने, पूरा एक साल जो है वो इसमें बर्बाद हो गया। नाउ लेट्स होप कि एक प्रॉपर डिस्कशन हो इस विषय का और ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले नहीं, लेकिन पूरे देश के किसानों की ये बात है और हमारे इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वी नीड टू डिस्कस इट थरोली, और पॉलिटिसाइजेशन जो है वो इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये मौका थोड़ी अपने हाथ से जाने देगी। कोई भी है ना, वो किसान को नाराज़ करना ही नहीं चाहता, कोई किसान को कड़वा सच बताने की हिम्मत ही नहीं रखता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कौन सा ऐसा देश है जिसने सेक्शन 377A जो है पिनल कोड का हमारा, जिसमें गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया? 4 ऑप्शंस है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर्स मुझे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, क्यों? कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? राइट, रेगुलर स्टूडेंट्स देते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर नहीं देते हैं। तो आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।